स्टूडेंट्स, यस बच्चे, तो हमने क्या किया था, बोहर्स के फेलर। फर्स्ट उसका फेलर क्या था कि उसने जो ड्यूल नेचर ऑफ मेटल है, मतलब उसने जो डी ब्रोगली रिलेशन है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हम वो करते हैं। क्या होता है डी ब्रोगली रिलेशनशिप बेटा? डी ब्रोगली ने क्या आर्ग्यूड किया दैट ऑल मेटल्स पार्टिकल्स इन मोशन हैव ड्यूल करेक्टर, मतलब ऑल मेटल पार्टिकल, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, हर एक पार्टिकल जब वो मोशन में होता है, मतलब रेस्ट में नहीं होता, जब वो मोशन में होता है तो कहता है उसके पास कौन सा नेचर होता है, ड्यूल नेचर। ड्यूल कौन कौन सा होएगा? अब हम उसके पास वेव नेचर भी होएगा और पार्टिकल नेचर भी होएगा। क्लियर? इट शो बोथ वेव नेचर एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो यही बताया कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं जब वो, तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, उसके पास वेव नेचर भी होता है, मीन्स ड्यूल नेचर होता है। तो ही ड्राइव्ड दैट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय, मतलब जो पार्टिकल मूव करता है तो उसकी जब मूव कर रहा हो तब उसकी वेवलेंथ है वो उसने बताया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है बच्चे? देखो लैम्डा क्या आ गई हमारे पास, वेवलेंथ किसके इक्विवेलेंट आ गई, एच अपॉन में एम बी। लैम्डा जो है वेवलेंथ वो किसके इक्विवेलेंट आ गई बच्चा, एच अपॉन में एम बी। अब एच क्या होता है बच्चे, आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम बी किसका फॉर्मूला है अगर आपको पता हो, मोमेंटम का। पी मोमेंटम किसके बराबर होती थी, मास मल्टीप्लाई बाय में वेलोसिटी। तो हम एम बी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, पी को पुट कर सकते हैं ना। तो दैट मीन्स जो लैम्डा है वो लैम्डा हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ गया अभी, एच अपॉन में पी के बराबर। क्लियर? तो ये जो है रिलेशनशिप उसने ड्राइव किया जिसकी हेल्प से हम जो मूविंग पार्टिकल होता है उसकी वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं, और इस चीज़ को बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया था। एम क्या है बच्चे, आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी क्या है, वेलोसिटी, और पी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब नेक्स्ट बात आती है इसके सिग्निफिकेंस ही। बच्चे इसका हमारी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है सिग्निफिकेंस? क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ डील करती है इक्वेशन, जिनका साइज़ बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल हो, और हम मैक्रो चीज़ों के साथ डील करते हैं, माइक्रो तो हमें दिखाई नहीं देती। तो इसी कारण इसका हमारी लाइफ में कोई भी जो है सिग्निफिकेंस नहीं है। देखो क्या लिखा है, दिस इक्वेशन सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, कि इस इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है। क्योंकि जो लैम्डा एसोसिएटेड मतलब वेवलेंथ है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ होती है, हैज़ सफिशिएंट वैल्यू, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो सफिशिएंट होती है। बट लैम्डा एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर हम मैक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकल्स की बात करेंगे तो उसकी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड, वो इतनी ज़्यादा कम वैल्यू आएगी कि जिसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ मास ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज लार्ज, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास क्या होता है, ज़्यादा। अब आप यहाँ से समझो क्लियरली, देखो लैम्डा किसके बराबर था, एच एम बी। मीन्स जो वेवलेंथ है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा मास होएगा उतनी ही वेवलेंथ की वैल्यू क्या होएगी, कम। अब हम किसके साथ डील कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स जिनका मास क्या है, बहुत ज़्यादा। अगर मास बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स उनकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही ज़्यादा कम, जिसको हम मेयर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के केस में उल्टा होएगा, तो वहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू मेयर हो जाती है। तो यही रीज़न है कि हमारी लाइफ में इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। लास्ट हमारे पास आता है, सॉरी नेक्स्ट आता है बच्चे, हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर मॉडल, इसकी कमी थी। हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? सबसे पहले अनसर्टन का मतलब क्या है? सर्टन का मतलब होता है बच्चे पक्का, जैसे हम कह देंगे पक्का शाम को आज मतलब मैं पढ़ूंगी 6 o'clock, वो सर्टन है, आपने फाइनल कर दिया कि आपने पढ़ाई करनी है। अनसर्टन मीन्स शायद आज बारिश होगी, वो फिक्स चीज़ तो नहीं ना कि बारिश होएगी ही, वो हो भी सकती है, 90% चांस है आपने बोला होएगी, बट 10% नहीं भी हो सकती। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो फिक्स ना हो, जो बिल्कुल क्लियर ना हो। हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो अकॉर्डिंग टू हैज़नबर्ग इट इज़ इम्पॉसिबल to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy और certainty। मीन्स कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है, उसकी कहते हैं आप मोमेंटम और पोजीशन, दोनों चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेयर, आप मेयर कर ही नहीं सकते बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सर्टन वैल्यू किस चीज़ की, पोजीशन की एंड मोमेंटम की। एक चीज़ की वैल्यू आपको सही पता चलेगी तो दूसरी चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी।
नो डाउट बच्चे। आप देखो मोमेंटम क्या है, मास गुना वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे जैसे वो मूव करेगी तो उसकी पोजीशन चेंज ही होगी। मान लो आप कह रहे हो इस पोजीशन वी पे है, ठीक है, ये पोजीशन आ गई यहाँ पे, ये पॉइंट मान लो एम पॉइंट पे इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? वेलोसिटी जब मूव करेगा तभी पता चलेगी, तो पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। मीन्स आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू जो है वो मास की और मोमेंटम की एट ए टाइम पे नहीं ले सकते। वहाँ पे थोड़ी सी क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी, थोड़ा बहुत चेंज आएगा ही आएगा। तो एक्स क्या होता है बच्चे? पोजीशन। पी क्या होता है? मोमेंटम। अब इसके आगे हमने क्या लगा दिया? डेल्टा। डेल्टा मीन्स अनसर्टेनिटी, मीन्स चेंज, थोड़ा सा जो चेंज है। मान लो 7 वैल्यू होनी चाहिए थी, आपके पास आई है 6.99, थोड़ा सा चेंज आ गया ना, तो डेल्टा मीन अनसर्टेनिटी आ गया, चेंज आ गया। मल्टीप्लाई डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या आ गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स क्या था? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। किसके? अब ये या तो इक्वल होएगा या तो होएगा ग्रेटर, दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल या ग्रेटर होएगा? h/4 पाई। क्लियर? किसके इक्वलेंट है या ग्रेटर है? h/4 पाई के, ठीक है। सिंस ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ से क्या पता चला? द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज़ कांस्टेंट। इनका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो हमेशा कांस्टेंट ही होती है। एक चीज़ आपकी सही बिल्कुल पता चल गई तो दूसरी में क्या आ जाएगी? गड़बड़। एच क्या है बच्चे? यहाँ पे आपको सबको ही पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंसी। तो इसका भी नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ, कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सेम रीज़न है बच्चे यहाँ पे भी, क्योंकि हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ, माइक्रोस्कोपिक के साथ डील नहीं करते, तो इसी कारण हमारी लाइफ में भी इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग दोनों हमारी लाइफ में कोई कुछ इनका खास रोल नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। डील्स विद मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, मतलब जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आगे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे, इलेक्ट्रॉन की मोशन के साथ जो डील करे, थ्योरेटिकली डील करे, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे विच हैज़ बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। हमें पता ही, अभी हमने कर ही लिया, जो इलेक्ट्रॉन्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उसके पास वेव नेचर भी होता है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो उसकी मोशन के साथ जो डील करे थ्योरेटिकली, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट ये आती है हमारे पास बेटा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या कहती है? दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन वेव मैकेनिक्स। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का किसके ऊपर बेस्ड है बच्चे? वेव मैकेनिक्स के। क्या इक्वेशन है? बस आप वैसे ही लर्न कर लो, मेन आपके सिलेबस में वहाँ तक था। करली स्क्वेयर साई अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई अपॉन करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर साई अपॉन करली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ब्रैकेट ई माइनस बी ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन है जिसका नाम है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन।